हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रीजनिंग पर होगा, जिसमें एक चैप्टर आपका सिलेबस में दिया है संचार कौशल एवं पारस्परिक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ये आपके लिए एक नया चैप्टर होगा जो थोड़ा सा उलझन पैदा कर सकता है, तो हम लोग को कोशिश रहेगा इसको समझते हुए और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी पुलिस भर्ती परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले ही क्वेश्चन आपके सामने है। संचार कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ है जानकारी का संग्रह, जानकारी का आदान प्रदान, जानकारी का नाश या जानकारी का छिपाना। सही आंसर इसका बी आएगा, जानकारी का आदान प्रदान। जो जानकारी का आदान प्रदान होता है वही संचार है, वही संचार का कम्युनिकेशन होता है। इसमें मेन होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक प्रेषक होगा और प्रेषक द्वारा संदेश दिया जाएगा। संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगा और प्राप्तकर्ता जब वो प्रतिक्रिया देता है और प्रेषक को जब वो प्राप्त हो जाता है तो पूरा संचार जो है कंप्लीट हो जाता है। तो संचार का मेन ही होता है, मेन प्रेषक होगा, उसको एक संदेश होना चाहिए, प्राप्तकर्ता होना चाहिए, प्राप्तकर्ता फीडबैक माने प्रतिक्रिया देगा और प्रतिक्रिया जब देगा तब संदेश पूर्ण होगा। तो संचार कम्युनिकेशन के कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर था, संचार आमतौर पर खालिस्तान के साथ शुरू होता है। अब यहां पर आपको बताना है उलझन भरी विचारे, शब्दार्थ ध्वनि, भय या मन में छवि। अब इसमें से आपको आएगा कि संचार आमतौर पर जो आपको संचार करना है खालिस्तान के साथ शुरू होता है, उलझन भरी विचारों के साथ, शब्दार्थ या ध्वनि के साथ, भय के साथ या मन में छवि के साथ। सही आंसर आपको सोचना है और बताना है। सही आंसर डी आएगा, मन में छवि। अब आप बोलोगे कैसे? तो आप सोचिए कि अगर मेरे को अपने दोस्त है, कोई फ्रेंड है, मैंने ए मेरा फ्रेंड है, उसको मैं अपने घर का पता बता रहा हूं, मैं अपना पता मेरे को बताना है, मेरा ये घर है, यहाँ पर आ जाओ। तो मैं जब बताऊंगा तो मेरे मन में एक छवि होगा कि जब सीधा सीधा रोड में आएगा तो यहाँ फलाना में एक जगह भाई बिग बाजार पड़ेगा, फिर उसमें से लेफ्ट मोड़ना तो यहाँ पर कुछ पानी टंकी पड़ेगा। तो आपके जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जब कुछ बता रहे हैं तो आपके मन में छवि पहले उभरेगी ना, तब तो आप बताएंगे। शब्द कहाँ से आएगा? शब्द तब आएगा जब आपके मन में छवि उभरेगी। जब आप छवि उभरोगे तो मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊंगा, बता पाऊंगा कि भाई ये ऐसे ऐसे पोजीशन है, ऐसे मेरे घर में आइए। तो सबसे पहले मन में एक छवि उत्पन्न होती है, तो एक विचार आता है और विचार आएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी आपके मुंह से, और ध्वनि उत्पन्न होगी तो फिर संचार करोगे आप। मैंने मन में छवि आनी ही चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? संचार आमतौर पर खालिस्तान के साथ शुरू होता है, तो मन में छवि के साथ शुरू होता है। क्वेश्चन था, संचार की कितनी मूल प्रकार की विधाएं मानी जाती है? यह आपको बताना है, 2, 3, 4 या 5। सही आंसर इसमें भी आएगा, 3 प्रकार का संचार हो सकता है। मैंने प्रकार मेन होता है यहाँ पर, एक मौखिक हो सकता है, एक लिखित हो सकता है और एक गैर मौखिक हो सकता है। मौखिक, लिखित और गैर मौखिक, ये 3 प्रकार के मेन संचार की विधाएं या मानी जाती है। मैं यहाँ पर बोल के यहाँ बता रहा हूँ, लिख के भी बता रहा हूँ। मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, और मैं यहाँ पर गैर मौखिक भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये आएगा 3 प्रकार होगा। इसी संबंधित एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, तो बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का संचार है? मौखिक, लिखित, गैर मौखिक और दृश्य। यहाँ पर मैं जो आपको संचार कर रहा हूँ वो मौखिक तो है, मेरे आवाज आप तक सुनाई दे रहा है। लिखित तो है, मैं लिख के बता भी रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन गैर मौखिक नहीं है। मैंने बॉडी लैंग्वेज को द्वारा मैं यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं लाइव होता
यहाँ पर मेरा दृश्य दिखता या चित्र दिखता, मेरा चित्र दिखता, तो ये भी कंप्लीट हो जाता। मैं बॉडी लैंग्वेज आपको कर सकता था और ये भी तीनों चीज मैं काम कर सकता था। अगर यहाँ पर मेरा दृश्य अगर दिखता तो मैं सब कुछ कर सकता था, तो यहाँ पर तीनों हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का संचार है, तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, गैर मौखिक संचार होगा बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन हमारे सामने आता है पारस्परिक कौशल का संबंध है पैसे से, व्यक्ति व्यक्ति संबंधों से, केवल पढ़ाई से, सरकारी नियमों से। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पारस्परिक कौशल ये तो व्यक्ति और व्यक्ति के जो संबंध होता है, कितने अच्छे से आप संबंध बनाते हो, ये पारस्परिक कौशल पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन हमारे सामने था संचार प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का क्या अर्थ है। संदेश की शुरुआत, संदेश पर प्रतिक्रिया, संदेश का अंत और संदेश की कॉपी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, संदेश की प्रतिक्रिया। जब कोई प्रेषक होता है, कोई प्रेषक है और उसने एक संदेश प्रेषित किया, तो संदेश जब वो प्रेषित करता है तो कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए जो उस संदेश को प्राप्त करे। तो ये प्रेषक हो गया, ये हो गया प्राप्तकर्ता हो गया, यहाँ पर वो प्राप्त करता है। अब प्राप्त करता जब उसका जवाब देता है, जिसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं, प्रतिपुष्टि करता है, तो संदेश पूर्ण होता है। तो यहाँ पर संदेश की प्रतिक्रिया माने कोई ना कोई प्रतिक्रिया आपको देंगे, जब प्रतिक्रिया दूंगा तब संदेश पूरा होगा। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया आएगा, मैं फीडबैक माने इसी को बोलते हैं फीडबैक। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं या प्रतिपुष्टि बोलते हैं तो संदेश पर प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा समाज में जन संचार माध्यम का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। सामाजिकरण, मनोरंजन, एजेंडा निर्धारण, सामुदायिक जीवन में अलगाव। देखो सामुदायिक जीवन में अलगाव ये जो है जनसंचार किसके लिए, अलगाव के लिए नहीं किया जाता, एकता के लिए जनसंचार होता है। जनसंचार का माध्यम जैसे आप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब देखते हो, फेसबुक आपका है, इंस्टाग्राम आपका है, ऐसे करके बहुत सारे जिससे आप जनसंपर्क करते जुड़ते हो, तो उसमें अलगाव थोड़ी होता, उसमें एकता होता। सामुदायिक जीवन में अलगाव नहीं होता। तो डी वाला आंसर आएगा, जनसंपर्क का कार्य का माध्यम। अब यहां पर एक और चीज आता है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार 7C में शामिल नहीं है। तो 7C प्रभावी संचार के कुछ नियम है, अब उसमें कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। शुद्धता होनी चाहिए, ठोसपन होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, सृजनात्मकता। ठीक है, शुद्धता या करेक्टनेस, यहाँ पर ठोसपन कॉन्सर्टनेस होना चाहिए, पूर्णता कंप्लीटनेस होना चाहिए और सृजनात्मक क्रिएटिविटी होना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना, सब सी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये भी सी, तो इसमें वास्तव में डी वाला नहीं आएगा, ये इसमें क्रिएटिविटी इसमें नहीं शामिल किया गया। अब मैं चित्र में आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चित्र में आप इसमें देखोगे तो इसमें जो आता है, देखो जो 7C होता है, 7C में पहला जो मैं बोलूंगा ऊपर से अगर स्टार्ट करूंगा तो पहला जो होगा क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए उस पूरा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर करेक्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। फिर कंप्लीट, पूर्ण होना चाहिए। फिर कॉन्क्रीट मन इसमें ठोसपन होना चाहिए। फिर कॉन्साइज मन संक्षिप्त होना चाहिए वो। फिर कंसिडर्ड मन विचार होना चाहिए एक आपका, और फिर कार्टियस मन विनम्र होना चाहिए। तो मैंने 7 चीज बताया, क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, कंसिडर्ड होना चाहिए और करेक्ट और कार्टियस होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ये 7 चीजें यहाँ पर होगा, चित्र में दिख रहा है, ये 7 चीजें इसका 7C के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं आता, कोई आपको सृजनात्मकता यहाँ पर नहीं आता, तो डी वाला इसमें नहीं आएगा। जो आंसर जो हमने कहा था डी, तो डी वाला इसमें नहीं आएगा, कोई क्रिएटिविटी आपकी जरूरत नहीं है इसमें, ये सी के अंतर्गत नहीं आता। प्रभावी संचार में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? केवल बोलना, केवल सुनना, संदेश को प्रभावी ढंग से प्रेषित करना, किसी बात को काटना। तो वैसे तो आप क्लियर है कि भाई संदेश को प्रभावी ढंग से प्रेषित करना ही प्रभावी संचार का एक मेन महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। अगर मैं अपने संदेश को आप तक पहुंचा पाया तो मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा प्रभावी संचार हो गया। नहीं पहुंचा पाया तो अप्रभावी हो जाएगा। पारस्परिक कौशल का एक उदाहरण है, यहाँ आपको बताना है।
समय की बर्बादी, सहानुभूति, गुस्सा करना, उपेक्षा करना। तो पारस्परिक कौशल का एक उदाहरण जो है सहानुभूति होता है। यह पारस्परिक कौशल का एक अच्छा उदाहरण है। उपेक्षा करोगे तो कहाँ से कौशल है? समय की बर्बादी, गुस्सा करना, इसमें कोई पारस्परिक कौशल नहीं होगा। लेकिन सहानुभूति रखोगे तो पारस्परिक कौशल अवश्य होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, टीम वर्क। टीम वर्क किस कौशल का हिस्सा है? ये आपको बताना है। संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, गणितीय कौशल, तकनीकी कौशल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये पारस्परिक कौशल होगा। जब टीम वर्क करोगे तो पारस्परिक कौशल होना चाहिए, तभी तो टीम वर्क हो पाएगा, वरना कोई वर्क नहीं हो पाएगा। ईमेल किस प्रकार का संचार है? मौखिक, लिखित, गैर मौखिक या भावनात्मक? अब ईमेल जो होगा, ईमेल जो लिख के ही बताते हो भाई, ईमेल मौखिक तो है नहीं, तो ये कौन सा संचार होगा? लिखित संचार हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, अशाब्दिक संचार। यहां पर आपको देखना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत क्या आता है, ये आपको बताना है। वैसे कॉमन क्वेश्चन है। बोले गए शब्द यदि लिखित हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। शारीरिक हाव भाव और चेहरे का भाव, यही तो होगा जो है अशाब्दिक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ संदेश लिखित है, ईमेल भी लिखित है। तो शारीरिक हाव भाव और चेहरे का भाव जो है अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हो जाएगा। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है भाषा की स्पष्टता, अधिक शब्दों का प्रयोग, भावनाएं छिपाना, बिना तैयारी बोलना। तो यहाँ पर एक चीज पहले ही बोलता है, मैंने कहा था क्लियर होना चाहिए। पहला चीज है ना, भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। प्रभावी संचार, आप कुछ बोल रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा, तो भाषा की स्पष्टता तो पहली चीज होता है। आप कितना अच्छा बोलेंगे इंपॉर्टेंट करता है कि आपकी भाषा कितनी शुद्ध है, कितनी अच्छी है। तो आप बोल सको कि भाषा की स्पष्टता प्रभावी संचार के लिए एक आवश्यक जो होता है, करेक्टर होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। अब इसमें से देखना है, पत्र लिखना, मुस्कान, टेलीफोन, ईमेल, वैसे ही बता दोगे। मुस्कान जो है गैर मौखिक संचार का है। कोई बात किया मुस्कुराती है, हाय किया मुस्कुराती है, मौखिक संचार हो गया। पारस्परिक कौशल विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक होगा सहानुभूति, अहंकार, उपेक्षा, गुस्सा, उसी रिपीट हो गया। ये आ जाएगा 16 का सहानुभूति। यहाँ पर क्या सहानुभूति होना ही चाहिए, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संचार कौशल का संबंध है भाषा और अभिव्यक्ति से, सिर्फ लेखन से, सिर्फ सुनने से, सिर्फ गुस्सा करने से। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। सब बता दो तो भाषा और अभिव्यक्ति, संचार कौशल, आपकी भाषा कितनी अच्छी है, आप अभिव्यक्त कैसे करते हो, ये आपका संचार कौशल होगा। अभिव्यक्त नहीं कर पाए तो संचार कैसा, आपको वहां तक बात ही नहीं पहुंच पाए, संचार कौशल ही नहीं हो पाया यहाँ पर। तो ये संचार कौशल के लिए सबसे अच्छा होता है भाषा, अभिव्यक्ति, भाषा और अभिव्यक्ति। सेल्समैन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाषा और अभिव्यक्ति, तब वो अपने सामान को बेच पाएंगे, तब आपको समझा पाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और आता है, निम्नलिखित में से किस कौशल को मृदु कौशल, सॉफ्ट स्किल कहा जाता है? जिसको हम लोग बोलते हैं या मृदु बोला जाता है, जिसको कहा जाता है विनम्र कहते हैं, कार्टियस कहा जाता है। तो मृदु कौशल या सॉफ्ट स्किल, इनमें से आपको बताना है। जो एक नियम है उसके आधार पर निर्णयन, विपणन, संप्रेषण, मतभेद समाधान, नेतृत्व, ये 5 में से आपको चुनना है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर पर चयन कीजिए। केवल 2, 5 है, केवल 1, 3 और 5 है, केवल 1, 3, 4, 5 है और केवल 2, 4 है। आप इसमें से सोचिए, अभी आप सोच के बताइए क्या हो सकता है इसमें। सही आंसर इसका सी आएगा, 1, 3, 4, 5। भाई आप जो मृदु भाषा बोलोगे, मृदु कौशल करोगे, मृदु भाषा सॉफ्ट स्किल करोगे, तो सबसे पहले आपको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, संप्रेषण तो करना ही पड़ेगा, मतभेद समाधान होना चाहिए और नेतृत्व आपका होना चाहिए। विपणन इसलिए शामिल नहीं, विपणन एक व्यापारिक भाषा है, जो नियम बना विपणन एक व्यापारिक भाषा है और उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो मृदु जो कौशल सॉफ्ट स्किल के 4 विशेषताएं होती है, निर्णयन, संप्रेषण, मतभेद समाधान और नेतृत्व। मैंने 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 यहाँ पर आएगा। विपणन एक व्यापारिक चीजें हैं जो लेन देन पर आधारित होती है, ये इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको व्यापारिक पर इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी हर जगह हमको मृदु कौशल या सॉफ्ट कौशल की जरूरत होती है, व्यापार में भी जरूरत होती है, लेकिन इसमें ये वाला शामिल नहीं किया गया।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आया, केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी है जो सरकारी नीतियों और परियोजनाओं के संबंध में सूचना का प्रसार करती है? तो सूचना भी कम्युनिकेशन संबंधित है। पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो और पीसीआई भारतीय प्रेस परिषद। सही आंसर इसमें ए आएगा, पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो जो है सरकार की जो एजेंसी है जो पारस्परिक परियोजनाओं को या नीतियों को यहाँ प्रसार करती, जनसंपर्क का माध्यम बनाती है। निम्न में से कौन सा एक अंतर व्यक्तिक संचार की विशेषता है? यहाँ पर देखना है अंतर व्यक्तिक संचार की विशेषता कौन सी है। या फोकस्ड और नॉन अनफोकस्ड दोनों है, या भागीदारी और अनुकूल नहीं है, या दार्शनिक है, या रूपक है। यहाँ पर सही आंसर ए आ गया, फोकस्ड और अनफोकस्ड दोनों होता है। अब ये होता क्या चीज है, एक चीज बता अंतर व्यक्तिक संचार मतलब यहाँ पर होगा कि अगर मान लीजिए आप के घर में आप बैठे हुए हैं और आप सब के सब एक खाने के टेबल में बैठे चारों और वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में सब वार्तालाप कर रहे हैं, या व्यापार में या मीटिंग में आपस में आमने सामने आप वार्तालाप सब कर रहे हैं यहाँ पर, या कोई दोस्तों के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये फोकस्ड मैंने आप एक दूसरे पर फोकस हैं, आप जान रहे हैं कोई मुझसे बात कर रहा है और वो भी जान रहा है कि वो मुझसे संचार कर रहा है, बात कर रहा है, तो ये फोकस्ड होगा। अनफोकस्ड में क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर वेटिंग रूम में, और वेटिंग रूम में सब लाइन पर बैठ के वेट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे संचार नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं, उनका वस्त्र को देख रहे हैं, उनके कोई कैसा है, और सोच रहे हैं मन ही मन में कि आदमी अमीर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, ये आदमी इससे संबंधित, इसमें सब एक दूसरे को देखते जरूर हैं और देख के अपने अपने कल्पनाएं करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप गुमसुम है तो आपके बारे में सोच नहीं रहा, वो आपस में एक दूसरे के प्रति देखते जरूर रहते हैं, चाहे स्टेशन में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो। तो यह होता है अनफोकस्ड। तो अंतर व्यक्तिक जो संचार होता है फोकस्ड और अनफोकस्ड दोनों होता है, तो इसमें ए आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन में बड़ी बाधा है। अब इसमें से आप संचार में होना, संचार में बड़ी बाधा क्या है? स्पष्ट भाषा, शोर, मुस्कान या सहानुभूति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आ जाएगा, शोर। शोर एक बड़ी बाधा हो जाती है। जैसे मैं मान लीजिए वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर आपको दिया, कभी कभी मेरे वीडियो में बहुत आवाजें आने लगती है, कभी घर घर की आवाज आती है, कुछ इस प्रकार आने लगती है, लोगों को शिकायत आती है सर आवाज माइक बदलिए या माइक को ठीक कीजिए, ये शोर आ रहा है। तो ये शोर जो होता है कम्युनिकेशन के लिए, कहीं भी अगर शोर जो होता है कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ी बाधा होती है। मोबाइल में बात करो या कहीं भी बात करो, बाजार में मैं एक दूसरे से वार्तालाप सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या कह रहा कौन नहीं कर रहा, तो शोर सबसे बड़ी बाधा होती है। अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? संक्षिप्त शब्द, तकनीकी शब्द जाल या सरल? सही आंसर इसका जो आएगा डी का आएगा, डी आएगा सरल। मतलब 22 का जो आंसर होना चाहिए ये सरल होना चाहिए। संक्षिप्त हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बिल्कुल सरल होना चाहिए अथवा विनम्र होना चाहिए आपका संचार के लिए। पत्र, ईमेल, टेलीफोन खालिस्तान के उदाहरण है संदेश, प्रतिक्रिया, चैनल या इनकोडिंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एक चैनल है, पत्र है, ईमेल है, टेलीफोन ये सब चैनल होते हैं, के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन है खालिस्तान वह व्यक्ति है जो किसी संदेश को नोटिस करता है, उसका अर्थ निकालता है और उसमें कुछ अर्थ जोड़ता है, कहलाता है, ये आपको बताना है। रिसीवर, ड्राइवर, प्रेषक या क्लीनर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वो रिसीवर है। जो रिसीवर प्राप्त करता है, जो प्राप्त करता है अर्थात रिसीवर है, वह व्यक्ति जो कि संदेश को नोटिस करेगा, उसका अर्थ निकालता है, उस पर कुछ अर्थ जोड़ता है, तो यह रिसीवर कहलाता है। तो ए वाला आंसर आएगा अर्थात प्राप्तकर्ता कहलाएगा। गैर मौखिक संचार में सबसे अधिक महत्व किससे है? हाव भाव से, किताबें से, लेखन से, भाषण से। तो गैर मौखिक होगा तो सिंपल सा आ जाएगा, 25 का आंसर ए आ जाएगा। हाव भाव ही इंपॉर्टेंट होगा। किताबें, लेखन और भाषण ये सब तो ये मौखिक है, और किताबें लेखन तो लिखित हो जाता। अब गैर मौखिक बोला तो हाव भाव आएगा। कौन सा संचार सबसे तेज माना जाता है? मौखिक, लिखित, गैर मौखिक या प्रतीकात्मक? सही आंसर मौखिक। मौखिक जो संचार होता है सबसे तेज माना जाता है। मुख से बोलो, अब लिख के भेजोगे तो कितना टाइम लगेगा?
प्रतीक में दोगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है पता ही नहीं। हाव भाव से भी हम बोलेंगे तो पता चला वो मैंने कुछ और बोला हाव भाव से, उसने कुछ और समझ बैठा, ये भी हो सकता है। लेकिन मौखिक से बोलूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे अच्छा तेज संचार जो होता है ये मौखिक संचार होता है। क्वेश्चन हमारे सामने, किसी संगठन में अनौपचारिक संचार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से लाभ होता है कड़ी पदानुक्रम बनाए रखने में, संबंध बनाने और कर्मचारी को शिकायत जानने में, कर्मचारी बीच संवाद कम करने में या प्रतिपुष्टि रोकने में। इसमें से आपको बताना है। अब अनौपचारिक संचार जो होगा, मतलब अनौपचारिक संचार जो होता है तो ये जैसे दो कर्मचारी लोग यहाँ पर जब छुट्टी हो जाती है तो आपस में क्या होते हैं, बैठ के अगर बात कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें हो रही है, तो ये सब के सब अनौपचारिक संचार। इसमें कोई नियम कानून नहीं, आप कुछ भी हंसी मजाक कर सकते हो। इससे सबसे इंपॉर्टेंट भी आएगा, संबंध बनाने और कर्मचारी को शिकायत जानने में अहम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? अनौपचारिक संचार। बॉस भी अगर घुल मिल जाए तो इनका प्रॉब्लम को मैं समझ पाऊंगा। अगर बॉस है, प्रबंधक है, वो भी कर्मचारियों के साथ इस प्रकार अनौपचारिक संवाद करे तो उनकी भावनाओं को समझ पाएगा, उनकी शिकायतों को जान पाएगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किससे संबंधित है? अब ये संघर्ष वाले जो मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट अगर बात की, संघर्ष बोल दिया, संघर्ष का प्रबंध करो कि किससे संबंधित है? पारस्परिक कौशल, तकनीकी कौशल, गणितीय कौशल, शारीरिक कौशल। तो संघर्ष को मैनेजमेंट पारस्परिक कौशल से ही ज्यादा अच्छे से कर सकोगे। जो संघर्ष, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमारे भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिल रहा है, भारत, रूस, यूक्रेन, ये सब के बीच देखने को मिल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और पारस्परिक कौशल हो यहाँ पर आपस में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से देखा जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जापान में अभी गए हैं, ये क्या है? पारस्परिक कौशल के लिए ही गए। एक से नहीं पट रहा था दूसरे से। ये पारस्परिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो पारस्परिक कौशल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें जो सबसे संबंधित है पारस्परिक कौशल से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने है, किसे औपचारिक संचार कहते हैं? अब औपचारिक संचार आपको बताना है, दोस्तों से बात करना, दफ्तर संस्था के नियमों के अनुसार संचार, बाजार में बात करना, परिवार में संवाद। तो सही आंसर भी आएगा, ये दफ्तर संस्था नियमों के अनुसार संचार होगा तो औपचारिक हो जाएगा। औपचारिक संचार आपको करना होगा। बॉस को अगर मैं रिजाइन देता हूं तो मेरे को जो रिजाइन लेटर लिखना होगा औपचारिक ढंग से। मैं छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देता हूं तो औपचारिक ढंग से लिखना होगा मेरे को दोस्त को। लेकिन मम्मी से मैं बोलूंगा भैया मेरे को पैसा दो, अब बैंक में आप जाते हो, बैंक में मेरे को लोन चाहिए तो मेरे को औपचारिकता भरनी पड़ेगी, ये औपचारिक संचार है। लेकिन मम्मी से पैसा मांगोगे, पापा से पैसा मांगोगे तो औपचारिक थोड़ी करोगे, तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करोगे तो एप्लीकेशन भरोगे कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति कमाऊंगा तो मैं लौटा दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर चीजों में। तो यार दोस्तों से बात करना, बाजार से बात करना, परिवार में संवाद करना, ये सब होता है अनौपचारिक। लेकिन दफ्तर संस्था में नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, ये सब होता है औपचारिक संचार। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित आंतरिक संचार की दिशाओं को संगठन के भीतर प्रवाह के तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही संचार या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, आरोही संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्षैतिज या पार्श्व संचार, हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन, विकर्ण संचार, डायगोनल कम्युनिकेशंस। अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। ये ऑप्शन आपके दिए, सोचिए आप और बताइए क्या होना चाहिए। सही आंसर इसका डी आएगा, 1 2 3 4। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर होता है, देखिए अगर एक ऑफिस है, आंतरिक संचार की बात किया जा रहा, एक ऑफिस है और ऑफिस में संचार हो रहा, तो हमेशा याद रखना जो बॉस होता है वो बॉस जो संचार होता है नीचे साइड करेगा, आदेश देगा। आदेश के रूप में सबसे जो संचार होगा वो बॉस के साइड होता है। पहला होता है अवरोही या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ये कम्युनिकेशन होगा। आप जब छुट्टी के लिए आवेदन करोगे या शिकायत करोगे तो नीचे से ऊपर जाएगा। फिर होता है आरोही संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जब एक ही टाइप के जो कार्यालय होते हैं, जैसे शिक्षक से संबंधित काम होगा, यहाँ पर बॉस से नहीं, अब शिक्षक संबंधित काम होगा या टाइपिस्ट संबंधित काम होगा, तो इसमें जो होता है जो एक ही टाइप का होता है इस प्रकार का, उसको बोलते हैं क्षैतिज या पार्श्व संचार, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन होगा। फिर ये तीसरा आएगा विकर्ण संचार। ये होता है कि डायरेक्ट अगर आप सीधा बॉस से बात करो, मैंने सब छोड़ते हुए सीधा बॉस से बात करने लगे, या बॉस डायरेक्ट सीधा चपरासी से बात करने लगे, कोई बीच में बिचौलिया नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा विकर्ण संचार यहाँ पर। तो ये इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, डी वाला आंसर इसका सही आंसर आएगा।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।